वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2। ये क्लास जो है बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए फायदेमंद है। इस फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब कहने मतलब ये है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 140, ठीक है। 140 का जो हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी नंबर से हम कटाते हैं। जो सबसे छोटी नंबर है उसी से कटाते हैं। एक से तो हम कटा नहीं सकते, वन से कटा नहीं सकते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से बन जा 14 एंड 0। तो 2 से जब 2 का जब हाफ करेंगे 140 का जब हाफ करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 70। फिर 70 का जब हम हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 35। अब जानते हैं डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग इसमें जिस नंबर के लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, वो नंबर जो है ओनली 5 से ही कटता है। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो और 5 हो, वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। तब इसे 5 से का डिवाइड किया है, तो 5 से बन जा 35 और 7 कम 7 बन जा 7। मतलब इसमें हम उसको हिंदी में समझा सकते हैं। 2 से 140 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 70 मत में आएगा। फिर 2 से 70 को भाग करेंगे कितना 35 मतलब में आएगा। फिर 5 से 35 में भाग करेंगे तो 7 मत में आएगा और 7 से 7 में भाग करेंगे तो क्या मत में आएगा 1। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। इसका मतलब होता है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 देखिए, तो 2 कितना टाइम आया हमारा 2 टाइम्स आया है, तो 2 का स्क्वायर। 5 कितना टाइम्स आया है 1 टाइम, और 7 कितना टाइम्स आया है 1 टाइम। आप 1 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। हम अब इसमें क्या करेंगे 156 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 156 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 से बन जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब जब लास्ट में आपका इसको काउंट कर लेना 9 3 12 कितना 3 के टेबल में है, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 13 है, 13 के टेबल 13 कितना 1% में है। फिर इसको हम हिंदी में समझेंगे। 2 से 156 से भाग करेंगे तो 78 आएगा। 2 से 78 में भाग करेंगे तो क्या 39 आएगा, 39 आएगा। और 3 से 39 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 आएगा। और 13 कितना समझ में 1% में, एक मतलब में। तो लिखे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। इसका मतलब कहने का मतलब 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है ये क्या है 2 कितना टाइम है हमारा 2 टाइम्स है। 3 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है। 13 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है। तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3825 हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। देखिए ये 3 से इसलिए डिविजिबल होगा क्योंकि जब इस सभी नंबर्स को हम जब सम करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5 2 7 7 8 15 3 18 जो है 3 के टेबल में है। इसका मतलब जो है क्या है जब किसी मतलब जब सम करने पर यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो जाता है वो क्या है 3 से वो डिवाइडेड होगा। अदरवाइज मतलब उसको हम हिंदी में कहेंगे और किसी भी संख्या को अगर जोड़ने पर अगर 3 से पूर्ण तक कर देता है वो क्या है 3 से मतलब 3 से वो क्या है 3 से वो कटेगा। तो इसलिए हम इसको 3 से कटाए हैं। और देखिए किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपका 0 हो और 5 हो, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में आपका 0 और 5 हो तो संख्या मतलब क्या कहे मतलब वो संख्या जो है 5 से पक्का कटेगा ही कटेगा। तो इसके लास्ट में 5 है तो हम 5 से कटाए हैं। 5 9 40 और 5 5 25। फिर 5 से 17 बचे 50, 17 कम 17। देखिए इसको इंग्लिश में हम करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिविजिबल होगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 3 से डिविजिबल होगा नहीं, अब ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 के टेबल में तो 42 देखेंगे, 5 टेबल 42 नहीं है तो 5 8 जा 42 एंड 5 1 जा और 5 5 जा 25। फिर 5 से डिविजिबल होगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 और 7 से 71 जा 70।
इट्स अगर ये जो है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, मतलब इसका मतलब है 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 का स्क्वायर, 3 कितना टाइम है 2 टाइम्स है, 5 कितना टाइम है 2 टाइम्स है, और 7 जो है 17 जो है 1 टाइम्स है। मतलब इसको हम हिंदी में कहेंगे 3 का स्क्वायर गुना 5 के स्क्वायर गुना 17। नेक्स्ट जो है हम इसको, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन जानेंगे 5005 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से, ये आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5 00 एंड 5 1 5। अब देखिए ये 5 से डिविजिबल होगा नहीं, ये तो डिविजिबल होगा हमारा 7 से। तो 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 3 21। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन जानेंगे 5005। तो हम 4 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे 5005 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे या गुणनखंड निकालेंगे कि सबसे पहले 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 1 5 0 0 और 5 1 5। अगेन ये तो 5 से डिविजिबल होगा नहीं, ये डिविजिबल होगा मेरा अब 7 से। तो 7 2 7 1 7, 7 4 28 एंड 7 3 21। ये 7 से, अब 7 से ये भी डिविजिबल होगा नहीं, अब ये होगा 11 से डिविजिबल। 11 1 11, 11 3 33, फिर 13 से डिविजिबल होगा 13 1 13। अब हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं। 5005 में हम 5 से भाग, मतलब जब भी इसे लास्ट में 5 रहता है तो 5 से भाग लगता है। तो 5005 में 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1001। फिर जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 तिरिका 21। अब ये 7 से डिविजिबल भाग लगेगा नहीं, अब ये भाग लगेगा हमारा 11 से। तो 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, फिर 13 कम, अब ये 13 से भाग लगेगा 13 कम 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005 मतलब 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा हमारा 5 एक बार आया है गुने 7 एक बार आया है, 11 एक बार आया है और 13 एक बार आया है, मतलब 5 × 7 × 11 × 13। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 1 का 5 है 7429। 7429 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर, तो देखिए ये 7429 ये 17 से डिविजिबल होगा हमारा। तो 17 4 68 और इसमें से 68 में से आपका ये 74 में से 68 निकलता हमारा होगा 6, 73 51, ठीक है, और 77 109। देखिए यहाँ पर डिवाइड भी हम किए हैं। 74 74 68, जब इसको लेस करेंगे कितना आएगा, 40 में से 6 लेस हुआ, 40 में से 8 लेस हुआ 6 और ऊपर से आया 2। फिर 73 51, 5 में से 2 में से 1 लेस हुआ 1, 6 और 5 लेस हुआ 1, ऊपर से 9 आया, 77 190 कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा क्वेश्चन आया है 437। फिर 9 से डिविजन होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 23 क्वेश्चन में आएगा, 23 से डिवाइड होगा तो 1 क्वेश्चन में आएगा। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। इस 17 का पारा में इसको 17 से जब भाग करेंगे तो ना कितना मतलब में आएगा, 17 चौका 68 और 14 में से 8 गया 6 और 6 में से 6 गया 0 या कट गया, ऊपर से आया हमारा 2। तो 17 51, 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर आया मेरा 9, 17 7 119। ये क्या हुआ, 17 से जो भाग करेंगे तो 437 आएगा। फिर 19 से भाग करेंगे, 19 गुना 38 और 5 43, 5 हुआ तो 19 57, फिर 23 से कम 23। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 मतलब 7429 का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, ये होगा 17 गुना 19 गुना 23। इसको 17 × 19 × 23। चलिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जो पूर्णांक दिया रहेगा उसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और इसका भी इसकी सत्यता को जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, और इसको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। उसको इंग्लिश में दिया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स
ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुना एलटीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले चलिए हम इसका क्या करते हैं, हम लोग फैक्टर निकालते हैं, मतलब गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 और 91 का हम क्या करें, 26 एंड 91 का हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से हम 26 कटाएंगे, 13 क्वेश्चन में आएगा, 13 1 जा 13। फिर 7 से 91 कटाएंगे, 13 क्वेश्चन में आएगा, 13 1 जा 13। मतलब 2 का मान 26 13 मत में है और 13 मान 13 एक मतलब में है। 7 का मान 91 13 मत में है और 13 मान 13 कितने मत में है, एक मत में। तो चलिए 26 जो हो गया, इसका क्या है फैक्टर है 2 इंटू 13 और 91 का क्या है 7 इंटू 13। अब दोनों मिलाएंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, मतलब 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वही, देखिए जो दोनों में नंबर मिलेगा, दोनों नंबर में मतलब दोनों में सेम नंबर आएगा, वही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। देखिए दोनों में 13 है तो 13 में क्या हो जाएगा बड़ा एचसीएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एंड एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, मतलब इसको हम कह सकते हैं 26 और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो एलसीएम निकालते हैं जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। जैसे हमारे 2 नहीं मिला तो 2 को लिख दिए मल्टीप्लाई, 7 नहीं मिला तो 7 को भी लिख दिए मल्टीप्लाई, 13 दोनों मिला तो 13 भी लिख दिए। तो 2 से 14, अब 14 में 13 से जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 182। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको जांच करना है कि मेरा जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है या नहीं, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ एचसीएफ है या नहीं है। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मतलब होता है जांच करने पर। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरा एलसीएम कितना है 182, मतलब एलसीएम जो हमारा कितना है 182 एलसीएम, और एचसीएफ मेरा कितना है 13, मतलब 182 इंटू 13 इक्वल टू, अब देखिए दो संख्या क्या है मेरा 26 और 91, मतलब 26 मल्टीप्लाई 91। जब हम 182 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 2366, और 26 में 91 जब मल्टीप्लाई कर गुना करेंगे हम तो आएगा क्या 2366, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरा वेरीफाइड हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 510 एंड 92, मतलब 510 और हम लोग 92 का हम सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से हम 510 को मतलब हम हाफ करेंगे तो 255 आएगा, ठीक है। आपको पहले ही बताया है कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 हो मतलब 5 हो, उस संख्या 5 से डेफिनेटली मतलब पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे पहले अभी भी देख रहे हैं तो 5 तो पहले देख रहे, पहले 3 से हम देख रहे हैं, 5 5 10 और 2 12, 3 के 5 12 है, इसका मतलब 3 से ही भाग लगेगा। तो 3 8 24 और 3 5 15, मतलब 3 8 24 एंड 3 5 जा 50। फिर 5 से डिविजन होगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर 17 है तो 70 का 17 1% में है, इसको हम हिंदी में बता सकते हैं। 2 से जब भाग करेंगे तो 255 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो मेरा 85 आएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो हमारा 17 मतलब आएगा। फिर 17 से हम 17 एक मतलब में है। फिर उसके बाद 92 कम करेंगे, 2 से 92 हमारा कितना है 46% में है। फिर 2 से 46 को डिवाइड करेंगे क्या है 23 आएगा। फिर 23 को हम 23 से डिवाइड करेंगे 1% में आएगा। इसको हम 2 से भाग करेंगे, मतलब 2 से विभाजित करेंगे तो हमारा क्या 46 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2 2 4 2 3 6, फिर 23 से भाग करेंगे तो 23 से कम 23। चलिए अब 510 का जो फैक्टर आया है गुणनखंड आया, मतलब जो गुणनखंड आया उसको हम लिखेंगे 510 इक्वल टू 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, एक नहीं लिखते हैं। फिर 92 का लिखेंगे 2 गुने यहाँ पे हमारा है 23, यहाँ पे हमारा है 23। देखिए इसमें कौन मिल रहा है हमारा, केवल 2 मिल रहा है, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और एलसीएम जो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो मेरा 1 2 मिला तो 2 लिख दिए, उसके बाद 3 गुने 5 गुने 17, फिर इधर से 2 गुने 23, जब गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 23,460 आएगा। गुना करेंगे कितना आएगा 23,460। अब देखिए अब ये तो बन गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया, अब उसको जांच करना है
कि ये मेरा आंसर जो है क्या है, राइट है या रॉन्ग है, मतलब सही है या गलत है। तो वेरीफाई करना है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरा एलसीएम कितना है बाबू, 2 आया है, सॉरी एलसीएम मेरा कितना आया है, 1 मिनट, एलसीएम चलिए एलसीएम मेरा है 23,460 और गुना एचसीएफ मेरा कितना है 2 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो संख्या क्या है 510 है गुना 92। जब 23,460 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना का 46,920 और 510 में जब 92 से गुना करेंगे कितना देगा 46,920। इसमें दोनों आंसर में क्या आ गया, बराबर हो गया। हेंस एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब हमारा क्या होगा, सिद्ध हो गया कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब हम जो है थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है 336 एंड 54, मतलब 336 और 54 का हमको क्या करना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। 336 को हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16, फिर 2 से करेगा 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से 84 का ये होगा डिवाइड होगा 2 4 8 एंड 2 2 4, फिर अगेन 2 2 4 एंड 2 1 1, फिर 3 7 21 आफ्टर 7 1 7, मतलब 2 से हम कटाएंगे 336 से भाग करेंगे ना तो 168 आएगा, फिर 168 में 2 से भाग करेंगे तो 84 आएगा, 84 में 2 से भाग करेंगे तो मेरा 42 आएगा, और 2 42 से भाग करेंगे तो 21 आएगा, और 3 से 21 से भाग करेंगे तो मेरा क्या आएगा 7, और 7 के बाद 7 कम तो 1 कम है। फिर 2 से 54 2 से 54 में डिवाइड करेंगे 27 होगा। अब 3 से 3 9 27, फिर 3 3 9 एंड 3 1 3, मतलब 2 से 54 जो है 27 में हो जाएगा, और 3 से 27 जो है 9 में हो जाएगा, और 3 से 3 का 9, 3 में 3 कम 3। अब 336 में जो हम आया है गुणनखंड उसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ में जो दोनों में मिलेगा वही मेरा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो ये दोनों में 2 मिल गया है और दोनों में 3 मिल गया, तो मेरा एचसीएफ का 2 3 6। और एलसीएम का क्या है, जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो 2 और 3 मिलेगा, 2 और 3 लिख दिए, गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने क्या होगा 3 गुने 3। जब इसको हम गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा 3024 या 3024, ठीक है। अब मेरा एचसीएफ एलसीएम तो निकल गया, हम इसको वेरीफाई करेंगे, मतलब जांच करेंगे कि मेरा आंसर राइट है या राइट है। जिस समरूपता से बोला है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहा है एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो मेरा एलसीएम है 30 24 गुने और एचसीएफ कितना है 6, मतलब 3024 इंटू 6, और प्रोडक्ट क्या है 336 इंटू 54। जब इसको हम गुना करेंगे दोनों में तो क्या आएगा 18,044, फिर इसमें तो हम 54 से गुना करेंगे 18,044, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है क्या है करेक्ट है। इसलिए हेंस एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते दो संख्याओं का गुणनफल। कंप्लीट। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 12 15 एंड 21, मतलब 12 15 और 21। तो चलो 12 कम निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3, फिर 15 का निकालेंगे, 3 5 15, 5 1 5, फिर 21 का निकालेंगे, 3 7 21, 7 1 7। अब इसका जो हम गुणनखंड निकाले हैं उसको 12 का कितना 12 का कितना है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 15 का क्या होगा 15 का 2 मल्टीप्लाई 5, 21 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए एचसीएफ जो होता है जो तीनों में मिलेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो तीनों में मेरा क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तीनों में 3 है
तो 3 एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो हो गया, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो 3 मिला तो 3 को लिख दिए, 3 को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 5 का 20, 23 जा मतलब 2 2 दूना 4, 4 5 20, 20 नहीं 60 और 60 से 420। आंसर हो गया 420। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन मेरा है 17, 23 एंड 29, मतलब 17, 23 और 29। तो 17 का हम जब फैक्टर निकालें, 17 का टेबल 17 जब जानते हैं ये आभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, तो 70 का 70 बन जा 70 मतलब 17 का हम 17। 23 ये भी आभाज्य संख्या है, 23 बन जा 23 मतलब 23 का कम 23। 29 बन जा 29 मतलब इसका होगा 29 का कम 29। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 70 का 70 इंटू 1 मतलब 17 गुना 1, फिर 23 मतलब 23 का 23 मल्टीप्लाई 1 मतलब 23 गुने 1, फिर 29 का 29 मल्टीप्लाई क्या है 1 तो 29 गुने 1 हुआ। अब तीनों क्या मिल रहा है हमारा 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 1, और एलसीएम जो निकालेंगे हम 1 का 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या जाएगा 11,339, इसमें 11,339। अब थर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है मेरा 8, 9 एंड 25, मतलब 8, 9 और 25 का हम गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 मतलब 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 कम 2, फिर 9 का निकालेंगे 3 3 जा 9, 3 कम 3 मतलब 3 3 का 9 और 3 कम 3, फिर हम 25 का निकालेंगे वैसे ही 25 का 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 मतलब 5 5 25 और 5 कम 5। देखिए 8 हो गया 2 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, फिर 9 का निकाले हैं 3 मल्टीपल 1, फिर देखिए 25 का 5 मल्टीप्लाई 1, ये तीनों में एक समान संख्या है, मतलब एक कॉमन है, एक जो है तीनों में मिल रहा है, बाकी कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है। तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया 1 हो गया, और एलसीएम जो है जो बचा है 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, 3 गुने 3, फिर 5 गुने 5, 25 से 50, 50 गुना 100, 100 200, 200 3 600, 25 50, 50 गुना 100, 100 200, 200 400, 4 3 12, 5 गुना 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 300, 300 3 900, 9 गुना 28। चलिए अब हमारा चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एचसीएफ दिया है 300, एचसीएफ निकालना है 306 और 657 का दिया हुआ है ऑलरेडी 9 दिया है, एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 equal to 9, फाइंड द एलसीएम 306 and 657, मतलब वहाँ दिया है एज गिवन एचसीएफ जो दिया है 306 और 657 का एलसीएम कितना दिया है 9, मतलब 306 और 657 का एलसीएम दिया है हमारा 9। ठीक है, क्योंकि वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटे हमारा एचसीएफ। देयरफॉर इसलिए दो संख्या क्या है 306 इंटू 657 मतलब 306 गुना 657 बाई एचसीएफ। एचसीएफ मेरा कितना है बाबू 9 मतलब 9। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 306 को ये 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 कम 3 0, 3 दूने 6 और 3 3 का 9, फिर 3 6 करा दिए 3 3 का 9 और 3 4 का 12, तो मेरा कितना बचा ये तो ये 1 हो गया, तो 34 में 34 में हम 657 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 34 में 657 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे कितना आएगा बाबू 22,338। अतः हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 306 और 657 का क्या होगा 22,338। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चेक whether 6 power n can end with the digit। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है चेक whether 6 to power n can end with the digit of 0 for any natural numbers n, मतलब कहने मतलब है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए
संख्या जो है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये है कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी उतारेंगे केवल, और इंग्लिश मीडियम वाले केवल इंग्लिश उतारेंगे। इंग्लिश वाले देखिए, इफ एनी नंबर ends with the digit 0, मतलब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, इट शुड डिविजिबल बाई 2 and 5, तो वो संख्या 2 और 5 से क्या होना चाहिए, विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या मतलब 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब वो क्या हो, 2 और 5 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है। 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड, मतलब 6 पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 6 पावर n, मतलब 6 का हम गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 या तो 3 आएगा, तो 2 गुने 3 इंटू पावर n। तो इसका क्या मतलब है, 2 में 2 में n से मल्टीप्लाई 2 का पावर n, और 3 में n से मल्टीप्लाई 3 टू पावर n। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n। मतलब कहने का मतलब ये है 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं, मतलब 6 के पावर n जो है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसमें हमारा 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं आ रहा, मतलब हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। देखिए इसलिए हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई मतलब एनी वैल्यू ऑफ n विल नॉट डिविजिबल बाई 5, मतलब कहने का मतलब यह है इसलिए 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर 6 टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, मतलब कहने का मतलब अच्छा किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n जो है, संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब कोई देखिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो। देखिए 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालने पर केवल दोनों 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, यदि केवल 5 भी आए तभी क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड जो है मतलब कोई भी संख्या मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जो 13 और 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या क्यों है। इंग्लिश में उसको पूछ पर है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 sorry into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला हम करते क्या है, इस नंबर को हम लिख देते हैं, इस नंबर को लिखे हैं, फिर सेकेंड वाले नंबर को हम लोग लिखे। देखिए इस नंबर में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर एक मतलब एक जैसा होगा। देखिए इसमें दोनों में 13 एक जैसा है, तो 13 को हम 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 7 into 11 into 13 को होते हैं 1 मतलब में तो 1 प्लस 13 को 1 क्वेश्चन में है मतलब 1, तो 13 11 से 1 जा 77 और 77 जा 77 1 जा 77 प्लस 1, तो 77 और 1 क्या हुआ मेरा 78। 13 में जब 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्या आएगा 1014। इसको कहें, इसमें देखिए दोनों में क्या है, दोनों में 13 है इसलिए हम 13 कॉमन कर ले हैं, तो 13 कॉमन है 7 बच गया गुने 11 गुने 13 का 13 एक मत में है तो 1 देखिए प्लस फिर 13 का 13 हमारा एक मतलब में है तो 1, तो 11 से 77 77 कम 77 प्लस 1 77 को 78 को और 78 में 13 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे हम तो 1000 कितना आएगा हमारा 14। फिर देखिए सेकंड वाला, इस दोनों में 5 कॉमन है 5 कॉमन है तो 5 कॉमन कर लिए, जैसे नंबर है वैसे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 बन जा 5 1 लिख दिए इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बन जा। तो जब ये पूरा में हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1008 मतलब 1008 अब प्लस क्या हो गया 1 1008 और 1009 मतलब 108 और 1 109। जब 5 में 1009 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5045 मतलब जब 1009 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5045। बोथ 1040 एंड 5045 आर कंपोजिट, मतलब ये दोनों जो संख्याएं हैं ये क्या है आभाज्य संख्या है, दोनों संख्याएं क्या है आभाज्य संख्या है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर
किसी खेल का मैदान है, मान लीजिए खेल का मैदान है, इसका चारों एक वृत्ताकार पथ है, इसके मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, सोनिया, और सोनिया जो है इसको पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। सोनिया जो है, सोनिया इसको 18 मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक है। जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने को, मतलब जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में जो रवि है, रवि हमारा ले रहा है समय, वो ले रहा है मेरा 12 मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए कि रवि और सोनिया दोनों एक स्थान से, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ, एक ही स्थान से और एक ही समय से क्या होता है, चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों साथ जो है चलना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो फिर यहाँ पे आकर क्या करेंगे, मिलेंगे। देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होता है कितने मिनट के बाद दोनों एक साथ आकर मिलेंगे, तो उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए, तो 18 और 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, मतलब 18 और 12 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर डी से निकालेंगे। हम लोग तो बच्चे तो है नहीं कि ऐसे करके ऐसे 18 और 12 का एलसीएम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इसमें 2 9 क्या हुआ 18, 3 का 9 का 3 नंबर में है, 3 कम, फिर 12 का निकालेंगे, 2 छके 12, 2 3 6, 3 कम 3, इसमें हो गया 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए 18 का फैक्टराइजेशन क्या है, गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 हो गया, और 12 का क्या है 2 गुने 2 गुने, तो क्या मिल रहा है मेरा 2 मिल रहा है, और इस दोनों में क्या है 2 और 3 मिल रहा है। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, मतलब एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा 2, फिर ये 3, ये 2 मिला एक ठो, तो 2 एक ठो लिख देंगे, 3 एक 2 बार मिला तो उसको एक बार लिख देंगे, आफ्टर ये 3 और ये 2, मतलब 2 टाइम्स, मतलब 2 दोनों में मिला है 2 लिख दीजिए, फिर दोनों में मिला था 3 लिख दीजिए, फिर 3 है मेरा, और फिर 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 हुआ। इसका एलसीएम मेरा क्या 36। इसका मतलब ये है, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। मतलब कहने का मतलब है इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पे होंगे, मतलब 36 मिनट के बाद ये दोनों जो है हमारा यहाँ पे पहुंचेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी बच्चा ने हमको बताया था कि सर हम इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाइए, क्योंकि हमको इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं और हिंदी मीडियम में आ गए हैं, तो इंग्लिश और हिंदी हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम इसको हिंदी और इंग्लिश में समझाएं। यदि आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या कोई सजेशन हमको दे सकते हैं।